हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन करेंगे ये एक पेपर है लास्ट ईयर हाफ ईयरली का एग्जाम का पेपर है। देखेंगे आप तो इसका अपन जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है और लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसका अपन कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो आप 2022-23 के इस पेपर का अपन करेंगे। हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है 2022-23 का, यानी पिछले साल की जो हाफ ईयरली एग्जाम था उसका ये पेपर है। और कई बार इसे ध्यान से समझिएगा, कई बार सेम पेपर रिपीट हो जाते हैं कई जगह, तो आप थोड़ा सा इसे पढ़ के जाइएगा। ये जो भाग है इसका अपन बाद में करते हैं, जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है इसका अपन बाद में सॉल्यूशन करेंगे। पहले अभी कर लेते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो बच्चों 14 सितंबर है ना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राजपत्र के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो बच्चों राजपत्र को इंग्लिश में गजट बोलते हैं, है ना, गजट बोलते हैं। तो ये होगा GAZED है ये, है ना, GAZETTE गजट। और गजट नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है गजट, इसे राजपत्र को हिंदी में अपन इंग्लिश में कहेंगे गजट। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में लाठियां चल रही है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो देखो, जहां पे हमें किसी वाक्य को पढ़ते ही अगर उसका अर्थ समझ में आ जाता है तब तो होती है अभिधा। लेकिन चूंकि बाजार में लाठियां चल रही है तो लाठियां अपने आप कभी नहीं चलती हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार में लोग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लक्षणों के माध्यम से उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर है लक्षणा शब्द शक्ति। यह है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। तो वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है बच्चों, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा? इस पंक्ति में ये और ये अलंकार हैं। तो बच्चों इसमें देखो, इसमें पहला तो क्या है, पहला तो इसमें आएगा यमक अलंकार। इसमें पहला तो आएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है ना, शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। शब्द यहाँ पे उस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, और जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो पहला तो है खग कुल, यानी जो पक्षी समूह है, खग कुल से तात्पर्य है पक्षी समूह। कुल कुल सा बोल रहा है, मतलब मीठा मीठा बोल रहा है, तो उसकी ध्वनि से संबंधित है, तो इसलिए यमक हो गया। और फिर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये अनुप्रास अलंकार, तो यहाँ पे दो अलंकार हो गए, एक तो यमक अलंकार और दूसरा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न कि काव्य में जब कोई शब्द एक बार आए किंतु प्रसंग बस उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखो, ये जो प्रश्न है इसमें रहेगा श्लेष अलंकार। इसमें है श्लेष अलंकार। यहाँ पे श्लेष अलंकार क्यों है बच्चों? कि शब्द एक बार ही आएगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न रहते हैं। मतलब ये होता है एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप सीधा इसे समझिए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, है ना, चिपका हुआ होना। मतलब क्या कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो शब्द एक बार आया, ध्यान रखना, शब्द रिपीट नहीं होगा। अगर शब्द भी रिपीट हो रहा है और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो रहा है तो वहां पर तो हो गया यमक अलंकार, वहां पे तो यमक अलंकार है। लेकिन अगर शब्द रिपीट नहीं हो रहा है फिर भी अर्थ भिन्न भिन्न है तो वहां पे है श्लेष अलंकार। देश काल और परिस्थिति के अनुसार श्लेष अलंकार में शब्द, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप इसके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले जो प्रश्न है ये है अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इस बार आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न बच्चों, हाँ, जो गद्यांश और पद्यांश आएगा उसमें से पूछे जाएंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? बच्चों देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी जाती है ना, संस्कृत लिखी जाती है, से हिंदी लिखी जाती है, और इसके अलावा
और भी कई सारी भाषाएं हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे लाइसेंस है, तो लाइसेंस का पारिभाषिक शब्द लिखेंगे बच्चों। जो लाइसेंस होता है, अनुज्ञप्ति पत्र बोलते हैं इसे, अनुज्ञप्ति पत्र, ठीक है। और फिर है टेंडर। तो टेंडर जो है, इसको इंग्लिश में टेंडर लिखा हुआ, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे निविदा। निविदा लेखन जो होता है ना, जैसे निविदा, तो ये रहेगा इसका टेंडर का निविदा। नेक्स्ट है उषा का जादू कब टूटता है, उषा कविता के आधार पर बताइए। तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है, जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय, तो जब सूर्योदय होता है तब उषा का जादू टूटता है। नेक्स्ट है भक्तिन का मूल नाम क्या था। तो बच्चों भक्तिन का मूल नाम था लक्ष्मीन, लक्ष्मीन है ना, लक्ष्मीन मूल नाम था इसका, लक्ष्मीन, और इसे लक्ष्मी भी कहते थे, ठीक है, लक्ष्मी भी कहते थे, इसे मूल नाम इसका लक्ष्मीन था। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस अपने अति लघुत्रात्मक, और भी हैं आगे। तो देखो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई। तो किशनदा की मृत्यु जो हुआ होगा से हुई, जो हुआ होगा से हुई थी, ठीक है, जो हुआ होगा से हुई थी। नेक्स्ट है जूझ उपन्यास के रचिता कौन है। तो जूझ उपन्यास के रचिता हैं मराठी लेखक आनंद यादव, आनंद यादव, ठीक है, आनंद यादव। नेक्स्ट लिखा है आनंद ने किस शिक्षक से प्रेरित होकर कविता लिखना प्रारंभ किया। तो बच्चों आनंद जो यादव है, इसने सौंदलगेकर, मराठी के जो कवि थे, शिक्षक थे इनके, सौंदलगेकर, इनसे प्रेरित होकर के इन्होंने जो है वो कविता लिखना प्रारंभ किया था। एन फ्रैंक वाला हटा दिया, अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। समाचार लेखन और फीचर लेखन में कोई दो अंतर बताइए। और अब देखो ये जो ये प्रश्न है, इसका मैं नेक्स्ट जस्ट वीडियो ला रहा हूँ, उसमें अपन कंप्लीट फीचर लेखन क्या होता है, समाचार लेखन के कंप्लीट अपन उसमें पढ़ने वाले हैं। कई सारे आंसर होते हैं, मतलब इसका उल्टा पिरामिड शैली है ना, उसमें पहले समाचार लेखन में पहले जो है वो ज़्यादा महत्व की चीज़ें वो पहले लिखी जाती है, फिर कम महत्व की चीज़ों को बाद में लिखते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये जो प्रश्न है, अब देखो यहाँ पे है ये 40 शब्द वाले, और 40 शब्द वाले के लिए हमने विशेष इसके लिए एक सीरीज लॉन्च करी है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर जो है ना अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, तो ये जो गद्यांश और पद्यांश है, इस बार इसमें गद्यांश में से अपन कर सकते हैं प्रश्न, तो इसमें आप आंसर दे सकते हो, लेकिन इस बार अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न तो यही रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन खाली नहीं मिलेंगे आपको, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो पहला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि बाल मुकुंद गुप्त मूलतः एक निबंधकार हैं और अपनी प्रसिद्ध कृति शिव शंभु का चिट्ठा के कारण जाने जाते हैं। तो इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण है इनकी रचना शिव शंभु का चिट्ठा, ठीक है, ये दूसरा आंसर राइट हुआ। दूसरा क्या है, चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक कहा गया है। तो देखो चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक किसे कहा गया भाई, यहां पर देखेंगे हम कि चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक कहा गया है, किसको कहा गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद मूलतः एक निबंधकार और प्रसिद्ध कृति बंगवासी के संपादक, भारत मित्र के प्रधान संपादक बने। उनकी चुटिली और चहलपूर्ण शैली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक कहा है, बाल मुकुंद गुप्त को कहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक बाल मुकुंद गुप्त को कहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित भाषा मतलब सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच टकराव का विषय क्या था। तो इनके बीच में जो है ना टकराव का विषय आप यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों के बीच में टकराव का विषय था, हाँ यहाँ पर देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से चला उनका विवाद द्विवेदी युग की एक उल्लेखनीय परिघटना है। द्विवेदी जी व्याकरण और भाषा की शुद्धता को महत्व देते थे और साहित्य निर्माण के प्रति उनकी निष्ठा कारण। तो यहाँ पर इनके बीच में जो विवाद का विषय था साहित्य विषय था, है ना, साहित्यिक रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा साहित्यिक विषय था। साहित्य निर्माण के प्रति उनकी निष्ठा के कारण लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, किसका करते थे, तो ये रहेगा यहाँ पे जो है
साहित्य लोग उनका बहुत, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इसका सही जवाब रहेगा बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। फिर लिखा है अन्यस्थिरता शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग हमेशा शब्द के मूल शब्द के आगे लगता है, तो यहां पे जो है वो रहेगा अन्यस्थिरता शब्द में अन जो है वो उपसर्ग रहेगा, अनस्थिरता, अनिस्थिरता, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, अनस्थिरता। ठीक है, ये है इसका मूल शब्द। अब देखिए नेक्स्ट जो है दिया हुआ एक पद्यांश, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, कहीं परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा में इसको भी आ सकता है। तो देखो लिखा हुआ है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ रहा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो यहां पर अब करेंगे, पहला तो लिखा है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है शक्ति और क्षमा, विनय और दास्ता, अनुनय और विनय और दया, तो शक्ति और क्षमा, शक्ति और क्षमा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, शक्ति और क्षमा। फिर क्या लिखा है कि क्षमाशीलता किसे शोभती है, तो क्षमाशीलता जो है वो शक्तिशाली व्यक्ति को ही शोभती है, मतलब जो व्यक्ति ताकतवर है वो अगर किसी को क्षमा करता है तो बात मानने को आती है कि भाई ठीक है, लेकिन अगर कोई कमजोर व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति को कह दे कि जा भाई मैंने तेरे को क्षमा किया, तो ये तो भाई कोई मजाक वाली बात हो गई। तो क्षमाशीलता किसे शोभती है, क्षमाशीलता शक्तिशाली को शोभती है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ेंगे आप कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब जो गरल का मतलब होता है विष, अगर कोई विष वाला व्यक्ति, अगर कोई जहरीला सांप अगर क्षमा कर दे, ताकतवर सांप अगर कोई क्षमा कर दे तो बात मानने को आती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है राम कहाँ जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे, तो राम जो है वो भाई लंका जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे समुद्र से। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, इस पंक्ति में आए उत्तर शब्द से क्या आशय है, तो यहाँ पर जवाब से है, उत्तर से तात्पर्य है जवाब है, जब समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो जवाब से है। उपर्युक्त पद्यांश में मूर्ख किसे कहा गया है, भुजंग को, सर को, राक्षस को, समुद्र को, तो यहाँ पे जो है ना मूर्ख वही कहा गया है मूड बंधा मूड बंधन में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में समुद्र को कहा गया है। ठीक है, समुद्र को जो है वो यहाँ पे मूड कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। सर तथा शरण के क्रमशः अर्थ क्या है, सर का मतलब होता है धनुष और शरण का मतलब होता है आश्रय, तो यहाँ पर धनुष माने बाण, तो राइट आंसर रहेगा ब, इसका राइट आंसर रहेगा बाण और आश्रय, ब इसका राइट आंसर है। तो ये हमने देखो बच्चों किए हैं, इसका अपठित गद्यांश कर दिया, अपठित पद्यांश कर दिया, हमने रिक्त स्थान के प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न कर दिए। खंड ब में बड़े प्रश्न है जो ये अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।